चलो, तुम्हारा अपवर्तन सब तो हो ही गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और तुम्हारा एक ये प्रिज्म किसे कहते हैं ये भी बता दिया है ना। चलो तो इसका एक बार रिवीजन करते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म किसे कहते हैं, कोई बोलोगे? बोलो जिसको बोलो, चलो उधर कार्य नहीं। चलो, 5 सतह से घिरी हुई वह पारदर्शी माध्यम जिसमें 3 आयताकार सतह तथा 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। और इस प्रिज्म में कितने 5 सतह होते हैं ना, इसमें 2 सतह क्या होता है आपस में झुका हुआ, जो कोण का निर्माण करता है उस कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण। और प्रिज्म का कोण सामान्यतः कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। चलो, और इसके बाद आता है तुम्हारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और प्रिज्म से कौन कौन सी घटना होता है, यानी अगर किसी प्रकीर्णन नहीं रे, प्रकीर्णन नहीं होता, वो कण पे होता है। हाँ, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। चलो, यानी जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद ये क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये क्या होगा? 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। गिनना 7 हो गया। कौन सी प्रकीर्णन रे? ये तेरह नहीं, ठीक सीधा होगा, बस मिलाने के लिए हम इसे कर दे, लेकिन अब तुमको भी इधर घुमा के यहाँ खींचने देना। ये बिंदु जहां से जाएगा ये सीधे जाएगा, एक नहीं इधर से आया ऐसे हो जाएगा, इससे नहीं होता है। प्रकीर्णन वो कान पर होता है, इस पर थोड़े ना होता है, बताएंगे वो। हाँ, पूरा तरह विकिरण एक ही नहीं है, लेकिन तुम इसका भी डेफिनेशन इसमें दे देते हो तो बता देंगे वो भी। अब यहाँ क्या होगा? सब अपवर्तन ये घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दिस व्यूअर उल्टा कर दिए ना, ये नीचे से होता है। ठीक है ना, दिस व्यूअर ये हो गया लाल, ये पीला नारंगी, ऐसे ही गड़बड़ा है लिखने में। रेड लाल, ये ऑरेंज नारंगी, ये पीला हरा नीला, ये इंडिगो जामुनी, और ये बैगनी। यानी क्या बोलना, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यही रंग क्या होता है? 7 क्रमबद्ध तरीके से, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है वो सबसे ऊपर, उसके बाद उससे जो कम है वो उसके बाद मतलब नीचे आते जाएगा। इसका मतलब ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य घटता जाएगा और विचलन बढ़ता जाएगा। जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा और विचलन घटेगा। अगर पूछा जाए इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल। सबसे कम? सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है? अपवर्तन का मतलब विचलन, कौन ज्यादा झुक रहा है? बैगनी होता है ना। सबसे अधिक अपवर्तन बैगनी का और सबसे कम लाल का। और इसी को अगर पर्दे पर उतारा जाए, मतलब ये क्रमबद्ध रंगों का क्रमबद्ध तरीके से हम आगे क्या कर दिए, इसको पर्दे लगा दिए, और इस सब रंग को इस पर्दे पर देख पा रहा है क्रमबद्ध तरीका से, वो कहलाएगा क्या? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या वर्णपट। इतना तक आ गया ना समझ? पहले बताइए दिए हैं। और जैसे अगर इसको ये 7 रंग में विभक्त हुआ, फिर से यहाँ क्या करेंगे? एक उल्टा प्रिज्म लगा देंगे। ये मान लो क्या है? उल्टा प्रिज्म। पहले सीधा था ना, अभी भी वैसे है।
जगह नहीं है ना, जगह नहीं है थोड़ा इसलिए। अब जब ये सब रंग फिर से इस पर पड़ेगा तो क्या होगा, केंद्रित होकर फिर बाहर जब निकलेगा वो श्वेत प्रकाश बन जाएगा। श्वेत प्रकाश यानी इसको क्या बोलते हैं, अगर दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म को सीधा और इसके आगे फिर एक प्रिज्म उल्टा, इससे जो प्रकाश निकला है 7 रंग में विभक्त होगा, फिर से ये प्रकाश इस पर पड़ेगा, फिर से बाहर होगा, वो फिर से क्या बन जाएगा, श्वेत प्रकाश। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का पुनः संयोजन या पुनर्संयोजन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का या पुनर्संयोजन। अगर इसके जगह पर उत्तल लेंस लगा दे तो फिर क्या होगा, हाँ प्रिज्म नहीं देंगे हम, मान लो हम उत्तल लेंस दे दें, यानी फिर से पुनर्संयोजन होगा। यानी उत्तल लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश को केंद्रित करना। जब ये सब प्रकाश उस पर पड़ेगा फिर उसको क्या करेगा, केंद्रित। यानी अगर एक प्रिज्म है और एक उत्तल लेंस है तो भी क्या होगा, प्रकाश का पुनर्संयोजन। लेकिन पहले न प्रकाश क्या होना चाहिए, नहीं अपवर्तन की घटना है इसमें। अरे अपवर्तन वो परावर्तन में जाता है, फिर अपवर्तन न पड़ रहा है, छोड़ो नो बाद में देखा जाएगा। अगर जैसे एक उत्तल लेंस है, प्रिज्म के बाद उत्तल लेंस लिए, अगर मानो ये पहले समझ लो न बाद में, अगर उत्तल लेंस प्रिज्म के पहले लगा तो क्या फिर भी ये घटना होगा, फिर न कहा कि अगर पहले लगा तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इससे केंद्रित यानी एक प्रकाश, फिर अगर एक प्रकाश निकलेगा फिर तो ये 7 रंग में विभक्त कर देगा। यानी पहले प्रिज्म उसके बाद उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस जगह पर दे दे अवतल लेंस तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, फिर ये 7 रंग पड़ेगा तो 7 फिर ये क्या करा देगा, सभी दिशा में फैले। यानी ये घटना होगा, दो प्रिज्म जो एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, यानी एक दूसरे के उल्टे हो, और एक प्रिज्म और एक उत्तल का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया ना इतना। और स्पेक्ट्रम हो गया, प्रकाश का पुनर्संयोजन हो गया, और प्रिज्म, और इसमें वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ना है, वो आ गया भी। प्रकाश चलो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन पढ़े हो ना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को क्या बोलते हैं, चलो इसको मतलब कैसे होता है वायुमंडल में अपवर्तन, ये एक्सप्लेन कर सकते हो कोई, नहीं। अच्छा वायुमंडल पहले कहते किसको, ये बता दो तुम। हाँ पर्यावरण है, जहाँ से तुम घूम रहे हो ना। वायुमंडल मतलब क्या होता है, यानी हमारे वायुमंडल में क्या होता है, मतलब वायुमंडल कहते हैं गैस का परत, जैसे तुम्हारा ये, जैसे तुम्हारा ओजोन परत, ये भी गैस का परत है ना। यानी कितने परत होते हैं वायुमंडल में, 5, 1 2 3 4 1 5। पहला क्या होता है, समताप, क्षोभ, क्षोभ, समताप, मध्य, मध्य आयन, आयन या तापमंडल भी इसको बोलते हैं, इसको बहिर्मंडल, ठीक है ना। इस पर होगा, चलो छोड़ो, बाह्यमंडल बोलते हैं ना इसको, झंझट खत्म करो, बाह्यमंडल। चलो और चलो इसका फैलाव उस दिन बता रहे, पहले इसका होता है 0 से 14 या 18, 14 या 18, यानी यहाँ से धरती पर अगर ऊपर जाओगे 14 या 18 किलोमीटर तक क्या होता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद 14 या 18 है, तो अगर मान 14 है तो 14 से 50, 50 से 85, 85 से 500, 1600, यहाँ होता है ना। चलो अब इसको मिटाए, खाली समझाना था ना, मिट रहने दो कोई बात नहीं। अगर मान लो यहाँ से सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, ठीक, इसको मिटा दें। हाँ रे इधर सुनो, 0 से 14 या किसी बुक में 14, किसी बुक में 18, तो इसलिए 0 से 14 या 18 किलोमीटर ऊपर तक क्या मिलता है, क्षोभ मंडल। अगर 18 माने तो 18 से 50 या 14 से 50 तक क्या होगा, समताप, और 50 से 85 मध्य, 85 से 500 आयन, 500 से 1600 बाह्य मंडल। समझ में आ गया ना।
और यह पृथ्वी से जितना ऊपर जाते जाके क्या होता है, माध्यम विरल होते जाता है। अब विरल क्यों होते जाता है, क्योंकि हम जानते हैं, अच्छा धूल कण ऊपर पे रहेगा या पृथ्वी के जस्ट जो मतलब नजदीक रहेगा उसमें। अच्छा धूल कण वायुमंडल में धूल कण जाता है कहाँ से, पृथ्वी से ही ना, अधिकतर तो पृथ्वी से ही, पृथ्वी से जाता है, यानी पृथ्वी से जितना ऊपर जाते जाएंगे धूल कण क्या होगा, कम, और वो ताप भी क्या होगा, सामान्यतः कम ही होते जाएगा। अधिक रहता है लेकिन गर्मी ज्यादा कहाँ लगता है, पृथ्वी के जितने नजदीक आगे उतना अधिक गर्मी लगता है। चलो यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है, ठीक, इस पर पड़ा तो ये क्या होगा, अपवर्तन होगा या नहीं, तो या तो ये क्या करेगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, यहाँ आया, फिर यहाँ से किधर जाएगा, ऐसे इधर। अब देखो इधर ये नहीं समझ रहा, इधर ही आएगा, पहले तुम ये देखो, क्या ये तुम्हारा जैसे हम माध्यम सीधा सा इसका सीधा इसके 90 डिग्री जाओगे, इसके न इस पे जाओगे तो हो सकता है ऐसे भी तुम्हारा अविलंब बन जाए, या ऐसे भी बन जाए, या ऐसे भी बन जाए, हो सकता है, क्योंकि इस पर तुमको 90 डिग्री बनाना है, ये सीधा नहीं है ना, सीधा खींच दोगे, ये तुम्हारा है ऐसे न, तो ऐसे भी अविलंब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी तरह हो सकता है ना, समझा कि रे। यहाँ से फिर ये सीधा तो जाएगा नहीं, अगर माध्यम चेंज होगा फिर इसमें क्या आएगा, ये यानी इधर उधर होगा ना, जब प्रकाश पड़ेगा फिर यहाँ से हमारे आंख तक आएगा। देखो यहाँ से प्रकाश आ क्या सीधा आ रहा है, और माध्यम भी बदल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कभी लाइट बढ़ रहा है, कभी लाइट घट रहा है, यानी कभी अगर घट रहा है बढ़ा तो क्या अल्लाह अल्लाह था, मतलब उसको तुम जैसे टिमटिमाना बोलते हो ना, कभी ज्यादा कभी कम, तो इससे तुमको लगेगा यानी तारा क्या स्थिर दिखेगा कि एक जैसा प्रकाश उससे आ रहा है, नहीं ना, क्या कि इसमें माध्यम अनुमाध्यम में चेंज होता जा रहा है, जैसे विरल हो जा रहा है थोड़ा मतलब अधिक, फिर उसके आगे अगर सघन है तो फिर उससे लाइट कम हो जाता है, फिर अधिक कम ऐसे होते जाते हैं, इसलिए हमको तारा क्या दिखाता है, वो टिमटिमा रहा है। समझ में आ गया ना। और इसी घटना से रिलेट है तुम्हारा क्या, कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। चलो तो सबसे ऊपर रंग कौन सा होगा, यानी तरंग लाल, यहाँ से जो आ रहा है सबसे पहले कौन आएगा उधर, बैगनी, बैगनी जामुनी। अच्छा ये तुम्हारा रुको ना, ये तुम्हारा वायुमंडल जो होता है अंतर आकाश वायुमंडल से बाहर है ना, इसको मिटाए, इसको मिटाए, अच्छा रोन बाहर आया अंदर है, उसको छोड़ो, हमको भी कंफर्म पता नहीं क्या आकाश तुम्हारा वायुमंडल के अंदर आता है या बाहर रहता है, बस इतना समझो है बाहर हो या अंदर। अगर ऊपर पे सबसे रंग कौन सबसे पहले कौन फैलेगा, बैगनी जामुनी नीला। और तुम ये बता लगभग ये तीनों रंग तो एक ही जैसा होता है, लगभग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस तीनों रंग में, इसलिए ऊपर सबसे पहले क्या होता है वही रंग ऊपर फैलता है, नीला जामुनी और बैगनी। मान लो यहाँ नीला सबसे पहले बैगनी फैलेगा, बैगनी फिर जामुनी फिर नीला, उसके बाद हरा पीला नारंगी लाल। अगर ऐसे आ जाती है तुम्हारा क्या आकाश में, यानी सबसे ज्यादा यानी तीनों ये क्या हो रहा है आकाश में ये नीला आता है, यानी सबसे ऊपर तुम्हारा हो सकता है वायुमंडल के अंदर भी हो वायुमंडल के बाहर भी हो, लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है फैलता कौन है, बैगनी, उसके बाद जामुनी, जब हो तो ये प्रकाश कहाँ जाता है आकाश में, तो फिर ये क्या हो जाता है नीला रंग यहाँ सबसे अधिक फैलता है। और अगर ये तीनों भी फैलता है तो लगभग तीनों तो एक ही जैसा होता है ना, थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसके कारण तुमको आकाश नीला दिख, जिसके कारण आकाश क्या दिखता है नीला। समझ में नहीं आया, कुछ आया समझ में, हाँ ना बोलोगे तभी न बताएंगे फिर। हाँ तो इधर सुनो न, सबसे कम अधिक विचलन किसका होता है, यानी विचलन का मतलब हो कि, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी, मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे कम का मतलब को अधिक दूरी पर नहीं, मतलब थोड़े थोड़ी दूरी पे नहीं, मतलब जैसे अगर यहाँ से अगर 7 रंग बैगनी यानी इस सातों रंग को फैलाएंगे, सबसे कम दूरी पर कौन सबसे अधिक फैल जाएगा, बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, यानी सबसे कम फैलेगा कौन, लाल रंग, लाल फैलेगा ना सबसे कम, और अधिक दूरी तय कौन करेगा, लाल ही करेगा। और ये देखो सबसे अधिक वाती आकाश में सबसे अधिक कौन फैलता है, लाल, इसके पहले तुम्हारा बैगनी,
जामुनी, उसके बाद नीला, यानी लगभग ये तीनों एक रंग होते हैं। और ये तीनों रंग मिलते हैं फिर भी तो नीला ही दिखाई देता है। और ये खास करके आकाश में सबसे ज्यादा कौन फैलता है? नीला रंग, जिसके कारण आकाश हमें क्या प्रतीत होता है? नीला। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है यहाँ हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे होता है। यानी सबसे ऊपर तुम्हारा कौन फैलता है? बैगनी, जामुनी, नीला। यानी जहां तक आकाश होता है वहां तक क्या यही तीनों रंग फैल जाता है। और मुख्य रूप से आकाश में कौन? नीला फैलता है। इसलिए हमें प्रकाश आकाश को कौन सी, अब ये विभिन्न माध्यम से, अब देखो तुम जैसे आकाश में क्या एक के तरह का होगा सब माध्यम, कुछ तो अलग अलग होगा ना। जब कुछ अलग अलग होगा तो यहाँ से प्रकाश आएगा। तो यहाँ देखो तुम जैसे ये यहाँ बैगनी है, नीचे सबसे अधिक कौन मुड़ा हुआ है? बैगनी में। किसके कारण? क्योंकि जानते हैं इस रंग का क्या होता है? विचलन सबसे अधिक। विचलन सबसे अधिक मतलब ये मुड़ता अधिक और फैलता भी कम जगह में ये फैल जाए, मतलब ये जल्दी फैल जाता है। यही घटना है। जैसे अब प्रकाश आता है ना, अब यहाँ तुम्हारा वायुमंडल या ऊपर जाते हैं तो तुम्हारा सभी जगह तो माध्यम समान रहता ना है, चेंज होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बैगनी फैलता, फिर जामुनी, नीला, ऐसे करके। और सबसे अधिक दूरी तय करता और कम फैलता कौन सा रंग? लाल। यानी सबसे अधिक ये तीनों फैलता है ना, ये तीनों कहाँ अधिक सबसे फैलता है? आकाश में, जिसके कारण आकाश तुमको नीला दिखा पर। यानी मुख्य रूप से ये आकाश में सबसे अधिक फैलता है। नहीं समझ में आ रहा है कि आकाश, वो जो ऊपर देखते हो ना आसमान को बोलते उसी को आकाश बोलते हैं। किसको? चलो ठीक है, हम क्या बोले, तुम्हारा लगभग तीनों रंग तो सेम ही होता है रे। अच्छा, नीला, जामुनी और बैगनी तीनों लगभग तो एक जैसा नहीं, लेकिन लगभग तो सब सेम होता है तीनों रंग। और ये तीनों अगर फैल रहा है थोड़ा कोई मतलब, अगर तुम मान लो अगर एक जगह तुम नीला, जामुनी और बैगनी अगर एक जगह फैला हुआ तो ये सबसे अधिक थोड़ा नीला जैसा पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन उतना भी फर्क चेंज इसमें नहीं होगा। नहीं समझ रहे कि? समझ रहे हैं ना उसको बोले। सबसे ज्यादा फिर नजदीक, ये नहीं है कि तुम इसका इस कहने का मतलब बोलोगे तब हमको तो नजदीक में लाल दिखना चाहिए। ऐसा दिखता है सब रंग, लेकिन तुम्हारा आंख किसको कैच करता है? जो ज्यादा दिखता है ना उसको पकड़ पाता है। वैसे दिखता तो सब रंग है तुम्हारा। अच्छा, अगर ये मान लो 3 दिख रहा था, ये सब गया कहाँ फिर? अगर नहीं दिख रहा था सब गया, ये सब रहता विचलन नहीं तुम्हारा। अरे जैसे जब बोलते हैं लाल देखने को तब क्या बोलते हैं? उस टाइम तो बोलेगा जब वो जब अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम मतलब सूर्य पहले क्या बोलते हैं? लाल दिखता। अब उस टाइम बोलेगा जब फैलता ये है सबसे पहले, फिर लाल कैसे दिख गया? ये भी तुम्हें, हाँ तो ठीक है तरंग धैर्य, फिर अभी तरंग धैर्य नहीं ना ज्यादा, तो अभी फिर ये काहे दिख रहा है? लाल क्यों नहीं दिख रहा है वो पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो बताएंगे, वो टाइम है कि नहीं, ये वही हम समझा रहे हैं कि दिखता ये सब रंग है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा रंग दिखता है? ये तीनों, जिसके कारण हमारा किसको कैच कर पाता है? इस तीनों को। मुख्य रूप से इसमें कौन आकाश में सबसे अधिक फैलता है? नीला। अब चलो, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 100 बॉल है, बॉल समझ रहे हैं, वो ओवर फेंकेबल है गेंद। हाँ, अगर इसमें तुम्हारा मान लो 70 है तुम्हारा इसमें नीला, ठीक, और 10 है लाल, 10 हरा और 10 और कोई रंग अगर दूर में रखा हुआ है, तुमको सबसे सही कौन दिखेगा? मतलब यहाँ साथ नहीं, उतना भी दूर नहीं समझना है तुमको। अगर मान लो यहाँ से अगर वहां तुमको थोड़ा अधिक दूरी पर सब रखा है, जिसका संख्या अधिक रहेगा वही नहीं दिखेगा। वही घटना होता है, सबसे ऊपर ये तीनों फैल जाता है। पहले ये, उसके बाद ये और ये तीनों जब मिलता है तो मुख्य रूप से तुम्हारा नीला ही जैसा लगता है। और ये अधिक आकाश में सबसे अधिक कौन? ये फैलता है। इस उदाहरण से नया समझने की। हाँ, तो अब इस तरह इसी पर आधारित है तुम्हारा वो आकाश नीला हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और इसी पर आधारित है तुम्हारा तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आता। वही प्रकाश इधर उधर करता है ना, मतलब माध्यम से कभी घटता है कभी बढ़ता है, जिसके कारण प्रकाश क्या लगता है? कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। उसी को तुम बोलते हो तारे क्या हो रहा है? टिमटिमा रहे हैं। इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछना है? यो पूछना है कि सूरज कहीं टिमटिमा है। चलो तब खत्म करें इसको। अच्छा, इतना तक हो गया सब, इसको कराए खत्म। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में? चलो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएं क्या? नहीं,
और कल बोल रहा था कार्य तुम क्या मोतियाबिंद नहीं बतेंगे थे। हाँ, हाँ, वो भी बताना है। अच्छा यहाँ तक तो आ गया ना सबको समझ में। आगे तुम्हारा है एक मोतियाबिंद और प्रकाश का। वैसे अभी तो है, आज तो खत्म नहीं है होगा। तो चलो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक को जानते हो ना? हाँ। और ये किससे संबंधित है? क्रांतिक कोण से संबंधित, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का तक जब प्रकाश को क्या करता है, गुजारा जाता है, तो क्या होता है? जब सघन माध्यम से नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। जैसे मान लो ये एक माध्यम है, ये क्या है तुम्हारा? विरल। और ये इधर से गुजारेंगे, ठीक रहेगा। और ये सघन, ये माध्यम विरल और ये सघन। तो प्रकाश किधर से किधर की ओर जाएगा? यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमेशा माध्यम होना चाहिए सघन टू विरल, जैसे क्रांतिक कोण में होता है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे संबंधित है? क्रांतिक कोण से। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं उसको जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गुजारा जाए, प्रवेश करते हैं। तो जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो इसी घटना को क्या कहते हैं? न रुक जाओ। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो उस टाइम प्रकाश क्या होता है? उसी माध्यम में पूरी तरह परावर्तित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नया समझ। यानी क्रांतिक कोण किसको कहते हैं? चलो छोड़ो, जानिए अपवर्तन कोण। रुक जाओ। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करे और तुम्हारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो तो उस टाइम जो आपतन कोण बनेगा वही आपतन कोण तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। चलो ये अभिलंब खींच देते हैं। ठीक, चलो यहाँ से मानो प्रकाश गुजारे। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा? अभिलंब से दूर, यानी इधर आएगा ना। देखो इसको सीधे जाना चाहिए। अब विद्यार्थी की कंफ्यूजन, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। अगर तुम इधर जाओगे तो ये अभिलंब के पास जा रहे हो या दूर? पास में। और ये है कि कभी भी किरण, आपतित किरण कभी भी अभिलंब को पार करके उस पार नहीं जा सकता। अगर तुम इसके इस पार जितना इधर आते जाओगे इसके पास आओगे ना। लेकिन हाँ, इसका एक गुण है कि इसको इस पार, ये पार करके इस साइड नहीं आ सकते। जब ये सघन है वो विरल है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर कब जाएगा? इस साइड आएगा ना, यानी यहाँ आया। इस टाइम मानो कि आपतन अपवर्तन कौन ये होगा? यही ना होगा। ये आपतन कौन ये होगा क्या? इसमें तुम्हारा और कौन बड़ा कौन आएगा बोलो तो? ये तुम्हारा कौन? ये हुआ आई और ये हुआ आर। कौन बड़ा होगा? आर बड़ा होगा। आर बड़ा होगा क्योंकि देखो अगर ये सीधे जाता तो ये तुम्हारा एक ये किरण और एक ये किरण शीर्षाभिमुख से ये दोनों बराबर होता है ना। लेकिन ये थोड़ा यहाँ से दूरी बढ़ रहा है ना, इसलिए बड़ा कौन है? ये। और फिर दूसरा किरण गुजारा इधर से, फिर ये आया यहाँ, फिर ऐसे करके फिर के तो एक टाइम ऐसा है कि इस पर आ गया। किस पर आ गया? इस पर। तो रुक जाओ ना, इस पर किस ये किरण आया ना, तो इस किरण को मिटाया अब इसको। चलो ये यहाँ से गया और इस लाइन पर ये लौटा। तो और तुम्हारा अपवर्तन, आपतन कौन पहले कौन? ये होगा आई, होगा ना। और अपवर्तन कौन क्या कर? अपवर्तन कौन कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। यानी यहाँ जो बनेगा एंगल कितना का बनेगा? 90 का बनेगा। 90 का बना। अब जो आपतन कोण है यही आपतन कोण तुम्हारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। यह समझ गया ना? अब तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहता है कि क्रांतिक कोण से जब आपतन कोण बड़ा हो जाता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक, यानी इसके इस पार आप चले जाते हैं यहाँ से। चलो अच्छा, अगर यहाँ से तो इस पर आप जब जितना उधर बढ़ते जाएंगे किरण तो और इधर आएगा, इस पार आ गया। आ गया ना? अब तुम ये बताओ, ये है तुम्हारा क्रांतिक कोण और ये आपतन कोण भी है ना, और ये भी तुम्हारा आपतन कोण है, लेकिन ये क्रांतिक कोण नहीं है ना। इस क्रांतिक कोण को क्या बोलते हो तुम? इस कोण को आपतन कोण भी और क्रांतिक कोण भी नहीं।
लेकिन इस स्थिति में क्या बोलोगे, क्रांतिक कोण। और ये यहाँ ये जो किरण गया और ये जो इस पर टकरा कर फिर से परावर्तन होकर इधर लौटा, तो इसको क्या बोलोगे तुम, आपतन कोण नहीं बोलोगे। यहाँ से जो ए से बी मानो ये, और ये सी से डी, ए बी जो कोण बना रहा है और सी डी जो कोण बना है, कौन बड़ा हो रहा है, ए बी बनाना। ए बी क्या आपतन कोण है ना, क्या ए बी बड़ा सी डी होगा या नहीं। यानी देखो क्रांतिक कोण से बड़ा हो रहा है आपतन कोण। यानी इस स्थिति में जो ये इधर क्या आया, प्रकाश लौटा ना। अब इस घटना को, इस किरण को, इस घटना को क्या बोलोगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बता रहे हैं आंतरिक परावर्तन। अरे ये किरण तो अपवर्तित किरण ही कहलाएगा ना। पहले समझ लो, ठीक। पहले जो बोल रहा है सुनो, तुम एक के बाद को रट्टा मारते, जो समझाते हो समझने की कोशिश करता ना है। पहले समझे क्या है। कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब आप अपवर्तित क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते, जब आपतन कोण, क्या आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस स्थिति में देखो क्या किरण इधर से जा रहा है, उधर नहीं गया, इधर ही लौट गया। यानी उसी माध्यम में क्या होगा, प्रकाश फैल जाएगा। उसी माध्यम में प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा। समझ में आया। ये घटना पानी में भी हो सकता है, लेकिन पानी में जानोगे तब ना किरण कैसे हम उसमें गुजारेंगे, जिससे वो आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक से बड़ा। जैसे कि मान लो पानी ले लिया, उसको क्या के पानी में टॉर्च दिए, ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये तुम रखे हैं, इसमें अगर पानी है, ठीक, इसमें टॉर्च को इसी दे दिया और यहाँ से क्या करें, टॉर्च को जलाते हैं, तो ये घटना हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब तुम्हारा ये डायरेक्शन सही होगा, कहाँ से कैसे गुजारोगे कि तुम्हारा ये जो आपतन कोण बनेगा क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तब ना होगा। यह घटना पानी में भी, तो पानी वाला तुमको पूछा जाता नहीं, इसमें ये किसमें होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या, और एक हीरा में होता है। नहीं, हीरा जो चमकता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब इसमें ऑप्टिकल फाइबर नहीं समझता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है तुम्हारा जिससे कि छड़ जैसा होता है ना, उसमें मान लो अगर ये है ना, इससे तुम्हारा बहुत पतली पतली यानी तार जैसा निकला होता है, जिसका भी देखा चमकता है, जो पूरा ऐसे तार जैसा निकला होता है। और ये सब अगर इसमें प्रकाश से सब चमकता है, उसी को ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, ये घटना ऑप्टिकल फाइबर और हीरा मतलब पानी में भी था, लेकिन पानी में सबसे होगा क्या, उसका अगर तुम सही से डायरेक्शन दोगे लाइट का, तभी ना होगा। और याद रखना, ये हमेशा सघन से प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, ये तभी होगा। समझ में आ गया इतना। धूप में पानी चमकता है, क्या क्या बात है, ठीक से बोलो जो बोलो। धूप में पानी चमकता है, तो इसका मतलब उसमें क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हाँ, अगर ये भी देखो, अगर तुम्हारा प्रकाश आ रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन से नहीं है ना आ रहा है, सभी डायरेक्शन से कोनो तो किरण होगा जो इस नियम का पालन कर रहा होगा, जिसके कारण वो चमकता है। नहीं समझे। जैसे मान लो अगर तुम धूप में, हाँ हाँ हाँ, पहले तो ठीक है, वही तुम पहले समझ लो। जैसे कि यहाँ तुम्हारा मान लो, यहाँ ये सूर्य इधर से सभी दिशा में प्रकाश आता है, सभी आता है, समझ में। पहले प्रकाश सभी दिशा में आता है, और यहाँ है क्या, पानी है ना। मान लो ये पानी का बूंद इसमें प्रवेश किया, अभी तुम्हारा विरल से सघन हुआ, क्या हुआ, विरल से सघन गया ना। लेकिन ये तो तुम्हारा अगर ये से यहाँ प्रवेश करेगा, फिर तो इधर से विरल होगा या नहीं। यानी पहले सूर्य का प्रकाश, यानी एक प्रकाश नहीं, बहुत सारा प्रकाश ना आया इसमें, और ये यहाँ से क्या हुआ, इस पर आया, कोई एक इसमें ऐसा किरण होगा जो इस नियम का पालन, यानी क्रांतिक कोण से बड़ा बना रहेगा आपतन कोण, जिसके कारण ये जिससे पड़ता है ये इधर आ जाता है, ये कहते हैं इसी में लौट जाता है, जिसके कारण ये चमकता है। और ये जब बाहर निकलता है, इससे लगता है ये क्या हो रहा है, चमक रहा है। समझा नहीं समझा।
तो अब खत्म करें इसको की। और एक तुम्हारा इसमें वैसे टाइम हो गया है। हाँ, हाँ तो वही तुम क्या बोल रहा है पहले सुनना है ना। विरल से अगर सघन में अगर कभी तुम्हारा क्रांति कौन बनेगा ये बताओ। कैसे बनेगा, चलो ठीक है समझ लो, दिखाते हैं कैसे बनेगा। यही ना होता है जो पढ़ा देते हैं उसमें पूछते हो ना कहा है ना कैसे, तो फिर चलो ये है विरल। न रुको तुम कुछ नहीं समझता है, पहले समझो ना। तुम क्या बोल रहा है अगर विरल से सघन में तुम क्रांति कौन समझेगा, तब ये नहीं समझेगा बहुत मतलब अलग क्रांति कौन। अरे यार पहले ही समझेगा तब ना वो समझेगा, मतलब वो खतरनाक है तो पहले समझो ना। अगर किरण मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में, यानी विरल से सघन में तब तो ये होगा नहीं। तो तुम तो अभी बोल रहे थे होगा, इसलिए तुमको वो समझा रहे थे। हाँ, ये क्रांति कौन कब बनता है, जब सघन से विरल में इतना। चलो फिर भी एक बार समझाते हैं, मान लेते हैं तुम समझ गए ठीक। फिर भी अगर ये प्रकाश इधर से इधर आ रहा है ठीक, इसको जाना चाहिए था, मतलब या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। और तुम जानते अगर विरल से सघन में जा रहे तो क्या होगा, अभिलंब से पार। यानी जितना प्रकाश तुम गुजारा इस दोनों के बीच में रहेगा, या कभी भी ऐसा हो सकता है इसको पार करके यहाँ आ जाए किरण, यहाँ आएगा तभी तुम्हारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन इसका एक रूल है कि आप अपवर्तित किरण कभी भी अभिलंब को पार करके दूसरे साइड नहीं जा सकते, इसलिए इसी बीच रहे, कभी क्रांति कोण बनेगा नहीं। इसलिए सघन से विरल, अभी हम बोल रहे हो कि यहाँ से तो विरल से तो सघन में प्रवेश कर रहे हैं, पूछ रहे हो कि यह पानी किसका, वर्षा का बूंद मान लो ठीक। यहाँ से प्रकाश है, तुम बोल रहे हो कि जब घटना होता है कि सघन से विरल में, फिर भी तो ये तो विरल है, ये माध्यम क्या है और ये क्या है सघन। तो फिर इसमें तो ये घटना नहीं होना चाहिए ना। समझ कैसे होगा। हाँ हाँ वो ही हाँ, ठीक है यही सब एक के प्रकाश नियम पड़ता है प्रकाश का। हाँ इसमें कोई एक ऐसा प्रकाश होगा जो इस नियम का पालन, यानी क्रांति कोण से आपतन कोण बड़ा बना रहेगा। यह तुम्हारा ये हुआ अब ये तो सघन हुआ ना, हुआ कि नहीं ये सघन। अब यहाँ से जो प्रकाश इसमें आएगा इससे बाहर होगा तो ये तो विरल होगा या नहीं, तुम ये बताओ। ये सघन, ये मान लो पानी का बूंद है तो ये गोलाकार होगा ना। अब यहाँ ये पूरा सघन और इससे बाहर आएगा वो विरल। जो विरल से सघन में प्रवेश किया वहां तक यहाँ तुम्हारा, इसके कारण तुम्हारा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। लेकिन यहाँ जो प्रवेश किया, अब जो इससे जो आगे बढ़ेगा तुम्हारा किरण, अब तो ये सघन से विरल के बाहर की ओर आएगा, सब आ रहा है सब किरण। लेकिन कोई एक ऐसा किरण है कि जो ऐसे आता है क्या करता है, वो आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा बनाता है, जिसके कारण ये किरण क्या होता है, बाहर नहीं निकलता बल्कि इसी में फैल जाता। मान लो यहाँ आया इधर आ गया, इसी जगह सब किरण फैल जाता है, जिसके कारण ये वर्षा का बूंद चमकता और तुमको यहाँ से अब प्रकाश बाहर आता, फिर यहाँ से अपवर्तन होकर प्रकाश बाहर जाता, जिससे तुम बाहर से देखते थे तुमको चमकता हुआ दिखाई। और तुम्हारा वर्षा का बूंद इसी पर आधारित तुम्हारा इंद्रधनुष। हाँ तो आज यहीं तक रहने दो, कल करेंगे। समझ में आ गया ना, अब सब उतारने